सबों को मेरा नमस्कार। आज के इस आभासीय सीबीएसई इन हाउस ऑनलाइन मोड की जो ट्रेनिंग हो रही है, इस ट्रेनिंग में आज हमारे यहाँ रिसोर्स पर्सन के रूप में माननीय शशांक कुमार जी, जो कि सरस्वती विद्या मंदिर सदातपुर मुजफ्फरपुर में टीजीटी हैं, उनके द्वारा यह प्रशिक्षण होना है। तो माननीय महोदय से आग्रह है कि विलंब न करते हुए सेशन को शुरू किया जाए। जी, सबको नमस्कार। मैं शशांक आप सभी को आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रेनिंग सेशन में। और आज का जो मेरा विषय है वो विषय चाइल्ड साइकोलॉजी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट स्टेजेस। जो विकास की अवस्थाएं हैं बच्चों की, उन विकास की अवस्थाओं को समझना है। उनके विकास की अवस्थाओं के प्रति अपनी समझ को विकसित करने के लिए हम सभी इस ट्रेनिंग सेशन में जुड़े हुए हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी है। पहली चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है, पामो लियो का एक कथन है जिसको मैं कोट करना चाहूंगा यहाँ। पामो लियो ने कहा था कि यू कांट टीच चिल्ड्रन टू बिहेव बेटर बाय मेकिंग देम फील वर्स। व्हेन चिल्ड्रन फील बेटर दे बिहेव बेटर। अर्थात आप किसी बच्चे को बुरा महसूस करवा के ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो बच्चा अच्छा बिहेवियर करे। अगर हम चाहते हैं कि किसी बच्चे को डांट के, उसको मार के, उसको फटकार के उससे बेहतर बिहेवियर ले पाए, तो ये संभव नहीं हो पाता है। सहज रूप से बच्चा जैसे ही अच्छा फील करेगा वो खुद ही अच्छा बिहेव करेगा। मुख्य बात वही थी। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। अभी अपना मेरा प्रेजेंटेशन भी आपको दिखेगा और फिर साथ ही साथ ये सेशन भी हमारा चलता रहेगा। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी बिल्कुल, विजिबल हो गया। जी, तो ये ट्रेनिंग हम लोग अब शुरू करने वाले हैं। और अभी जो पहला स्लाइड आपको दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट स्टडीज जो है चाइल्ड साइकोलॉजी का, मैं इसका इंट्रोडक्शन पहले आपको करवा दूं। सिंपली मनुष्य जो होता है वो स्थिर नहीं रहता है, उसमें हमेशा पहले से बेहतर बनने, अर्थात उसके अंदर बदलाव की जो प्रवृत्ति होती है वो लगातार बनी रहती है। और ये बदलाव जो होते हैं, उस बदलाव के अनेक पक्ष हो सकते हैं। जैसे संज्ञानात्मक पक्ष हो सकता है, मनोदैहिक पक्ष भी हो सकता है, सामाजिक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष, इन सारे पक्षों में बदलाव होता है। और कोई भी अनियमित बदलाव जो होता है, ये कोट करने वाली बात है। इस लाइन को विशेष सावधानी से सुनने की जरूरत है कि कोई भी अनियमित बदलाव जो है वो विकास नहीं। विकास फिर क्या है? ये विकास जो है, ये डेवलपमेंट जो है, ये एक प्रगतिशील और व्यवस्थित बदलाव है। विकास जो होता है उससे पूरा व्यवस्थित परिवर्तन होता है। और ये व्यवस्थित परिवर्तन इस तरह का होता है कि जब बाल्यावस्था में बालक निर्भरता की स्थिति में रहता है, जो अपनी आवश्यकताओं की, प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी माता या फिर अन्य लोगों पर निर्भर रहता है। ये निर्भरता से स्वायत्तता तक जब वो बड़ा हो जाता है और वो अपने आप सारा कुछ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, बाद में विकास का एक वो भी दौर आता है जब वो अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र और फिर पूरे मानवता के विकास के लिए भी एफर्ट्स वो खुद ही करने लग जाता है। तो कुल मिला के ये विकास जो होता है, ये एक इस तरह का व्यवस्थित परिवर्तन होता है
जो निर्भरता से स्वायत्तता तक पूरे जीवन काल में, सिंपल भाषा में इसको कहें तो ये गर्भ से लेके कब्र तक चलता रहता है। निर्भरता जो होती है, ये निर्भरता से स्वायत्तता या परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ आप बच्चे जो है वो सिर्फ आकार में बढ़ गए। बच्चे जो है वो सभी पहलुओं में वृद्धि करते हैं। सिंपली 5 वर्ष की अवस्था में बच्चे की जो दैहिक और मानसिक अवस्था होती है, 10 वर्ष के बच्चे की दैहिक और मानसिक अवस्था अलग होती है। दैहिक अवस्था परिवर्तन होती है उम्र के साथ, तो मानसिक अवस्था में परिवर्तन होता है। उसके इमोशनल थॉट्स जो होते हैं, उसके इमोशंस जो होते हैं वो भी बदलते हैं। और फिर जिस तरीके से कोई बच्चा 10 वर्ष की उम्र में होता है वो फिर 20 वर्ष की उम्र में वो नहीं होता है। उसकी आवश्यकताएं, उसकी आदतें, उसका बिहेवियर, उसका इमोशन सब कुछ बदल जाता है। अब हम आते हैं कि स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, विकास की, बाल्य विकास की जो मुख्य अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को एक बार जान लेते हैं। मैं इन 6 अवस्थाओं को एक बार नाम बता देता हूं, इन 6 अवस्थाओं का, और फिर बारी बारी से इन अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहला होता है वो पेरेंटल होता है। ये पेरेंटल जो होता है, इस अवस्था को हम लोग प्रसव पूर्व की अवस्था भी कहते हैं। दूसरा होता है वो इन्फेंसी, ये प्रारंभिक अवस्था होती है। फिर आती है अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था, और ये अर्ली चाइल्डहुड की जो अवस्था है, इस अवस्था को हम कहते हैं बचपन। इसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड, बाद का बचपन आता है। फिर अडोलसेंस का एज आता है जो किशोरावस्था होती है, और फिर बाद में वो अडल्टहुड आता है उसके अंदर, जिसको वयस्कता कहते हैं। अब ये जो पहला है पेरेंटल स्टेज, इसके बारे में चर्चा करें। ये पेरेंटल स्टेज जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं पूर्व प्रसव अवस्था, अर्थात बच्चा माँ के गर्भ में भी विकास बच्चे का चलता रहता है, और माता के गर्भ में बच्चा पिंड से मनुष्य तक का देह धारण करता है। तो सिर्फ उसके अंदर शारीरिक बदलाव ही नहीं होता है, उसके अंग प्रत्यंगों की रचना ही नहीं होती, उसके अंदर संगीत की ध्वनि, उसका पैटर्न, ध्वनि को सुनना और उसको याद कर सकना, इसकी क्षमता का भी विकास होता है। हम लोग ने सुना होगा कि अभिमन्यु ने माता के गर्भ में चक्रव्यूह वेदने की कला सीख ली। तो वो कोई कोरी काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक पेरेंटल स्टेज ही होता है, और ये बहुत ही वैज्ञानिक है कि बच्चा माता के गर्भ में ही ध्वनि को सुन सकता है, ध्वनि के पैटर्न को समझ सकता है, संगीत को रिकॉग्नाइज कर सकता है, और सिर्फ ये सुन और समझ ही नहीं सकता है, बल्कि ये उस धुन को, उस पैटर्न को और उस ध्वनि को याद कर लेने की भी काबिलियत माँ के गर्भ में ही बच्चे के अंदर आ जाती है। दूसरी अवस्था जो होती है, जो कि प्रसव पूर्व अवस्था के बाद की अवस्था है, जिसको इन्फेंसी कहते हैं या फिर प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो अपनी इंद्रियों से सीखता है। अब ये बच्चा जब अपनी इंद्रियों से सीखता है, आप ध्यान रखिएगा कि बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है, वो अपना अंगूठा बार बार मुंह में खींचता है। उसको कोई भी सामान मिलता है ना, वो सीधे मुंह में रखना कोशिश करता है। बच्चा एक या फिर 2 शब्द को बोलना सीख लेता है, और जन्म के बाद जो सबसे तेजी से वृद्धि का जो समय होता है बच्चे के अंदर, वो यही होता है। और ये अवस्था होती है 0 से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था। 0 से लेके 2 वर्ष तक की ही अवस्था है, जिस अवस्था के अंदर बच्चा कुछ शब्दों का उच्चारण करना सीखता है। ये बच्चा लोग आपकी बातों पर प्रतिक्रिया देना सीखता है। ये बच्चा चलना सीखता है, और काफी कुछ चीजें हैं जो 2 साल के अंदर बहुत तीव्रता के साथ, 0 से लेके 2 साल के अंदर तक बच्चा बहुत तीव्रता के साथ सीखता है। इस समय बच्चे को जो कुल मिला के आवश्यकता इनपुट की होती है, वो बिल्कुल अपनत्व और प्रेम की आवश्यकता होती है। ये अवस्था जो होती है ना, ये संदेह और विश्वास की भी अवस्था होती है। आप देखिएगा इस अवस्था में बच्चा कई बार अपने किसी रिश्तेदार की गोद में चला जाता है और अचानक से फिर रोने लगता है।
कई बार किसी की गोद में जाके वो हंसता है और कई बार उसी व्यक्ति की गोद में जाके वो रोने लग जाता है। ये होता क्या है कि बच्चा कभी भी किसी पर विश्वास कर लेता है और कभी भी वो किसी पर अविश्वास कर लेता है। इसलिए इस अवस्था को संदेह और विश्वास की जो आयु होती है, इसके अंतर्गत भी इसको रखते हैं। इसके बाद की जो अवस्था होती है वो चाइल्डहुड अर्थात बचपन की अवस्था होती है। और ये अवस्था जो होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे के अंदर भाषाई तकल्लुफ और तलफ्फुज का विकास होता है। बच्चा इसी के अंदर भाषा की समझ विकसित करता है और इसी अवस्था में बच्चे का सामाजिकरण भी होता है। सामाजिकरण का अर्थात बच्चा जब 0 से लेकर 2 वर्ष तक होता है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड नहीं, अर्ली चाइल्डहुड के पहले जो इन्फेंसी होती है, इन्फेंसी की अवस्था में जो बच्चा होता है वो सिर्फ अपनी माँ को पहचानता है या फिर अपने परिवार के लोगों को पहचानता है। एक आध लोग जो बहुत टाइम उसके साथ बिताते हैं उन्हीं को पहचानता है। लेकिन इसके बाद की जो अवस्था चाइल्डहुड की अवस्था आती है, इस चाइल्डहुड की अवस्था में बच्चा अपने घर के बाहर के लोगों को भी पहचानना प्रारंभ करता है। अब इस अवस्था जिसको कि हम लोग चाइल्डहुड कहते हैं, इसके 2 पार्ट्स, एक होता है अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा होता है लेटर चाइल्डहुड। इसके बारे में हम लोग पुनः चर्चा कर लेते हैं कि ये अर्ली चाइल्डहुड क्या है और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे कि ये लेटर चाइल्डहुड क्या है। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक बचपन। ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था है और इसी अवस्था में बच्चा भाषा सीखता है। और इसलिए ये जो अवस्था होती है 2 से 6 वर्ष की अवस्था, ये किसी भी बच्चे के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता हो जाती है। इसको हम लोग आपने देखा होगा कई सारे सीवान शहर में भी कई सारे प्ले स्कूल्स हैं। तो ये जो अवस्था होती है 2 से 6 वर्ष की अवस्था, ये प्री स्कूल एज होती है, प्री गैंग एज होती है और प्ले एज भी इसको कहते हैं। अब बच्चा क्या करता है कि इस एज में थोड़ा एक्टिव होना शुरू हो जाता है और 5 वर्ष की आयु को प्राप्त करते करते एक वैज्ञानिक रिसर्च कहता है कि बच्चों का 90% मानसिक विकास जो होता है, उसके मस्तिष्क का जो विकास होता है, वो 5 वर्ष की आयु तक में पहुंचते पहुंचते लगभग 90% उसके मस्तिष्क का विकास हो जाता है। इसके बाद की जो अवस्था आती है जिसको हम लोग लेटर चाइल्डहुड कहते हैं, ये लेटर चाइल्डहुड की जो अवस्था है, मतलब आप इसको यूं कहें कि ये बाद का बचपन है। तो ये बाद वाला जो बचपन है ना, ये 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। और इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो समूहों में रहना शुरू करता है, अपने आप को किसी समूह से जोड़ता है या फिर किसी समूह को अपने आप से जोड़ता है। सिंपल भाषा में आप ये कहें कि बच्चा अपने समान लिंग वाले बच्चों के समूह को ज्वाइन कर लेता है और इसी कारण इसको गैंग एज भी कहते हैं और इसी एज को स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चों का स्कूल जाना शुरू होता है और यहीं पर बच्चों के अंदर अपने लॉजिक्स डेवलप शुरू होते हैं। बच्चा आर्गुमेंट्स कर सकता है, बच्चा अपनी चीजों से लॉजिक्स डेवलप करता है और इस एज को ट्रबलसम एज भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे इतने लॉजिकल क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। हर चीज के बारे में उनको डिटेल जानने की जल्दी रहती है इस एज में। हर एक चीज के बारे में आप कई बार खुश भी होते हैं कि हमारा बच्चा इस तरह के सवाल पूछ रहा है, कई बार आपको परेशानी भी होती है उनके सवालों से। और ये वही एज है, ट्रबलसम एज इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये वही एज है जिस एज में बच्चे छोटी छोटी बातों पर अपने दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़े में भी चले जाते हैं। साथ ही साथ ये वही अवस्था है जिस अवस्था में मित्रता या फिर संबंध, जो भी मित्रता या फिर संबंध, जिस तरह का भी संबंध, जिस तरह की भी मित्रता इस अवस्था में स्थापित करता है बच्चा, उसका वो संबंध दीर्घकालिक होता है और लंबे समय तक उसका
ये संबंध चलता है। इसके बाद की जो अवस्था आती है ये एडोलसेंस की अवस्था है, किशोरावस्था है। और बीइंग अ गार्जियन और पेरेंट, इस अवस्था में बच्चों के पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता हो जाती है। ये 13 से 19 वर्ष की अवस्था है। ये इसको ट्रांजिशन की भी अवस्था अर्थात संक्रमण की भी अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे का बदलाव काफी ज्यादा होता है। बदलाव यहाँ तक होता है कि बच्चा बाल्यावस्था से वयस्कावस्था में पहुंचता है। वो इस दौरान उसके अंदर कई सारे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, और उन शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के कारण बच्चा खुद की पहचान स्थापित करने, खोजने और इस तरह की चीजों में बच्चा अपनी पहचान का निर्माण कर रहा होता है। स्टैनली हॉल नाम के एक व्यक्ति ने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है एडोलसेंस, जिसमें उन्होंने एक वाक्य कहा है, जिस वाक्य को मैं आपको कोट करना चाहूंगा यहाँ। उन्होंने कहा, adolescence is the age of stress and storm। अब adolescence को उन्होंने स्ट्रेस और स्ट्रॉम की अवस्था कहा है, अर्थात ये जो किशोरावस्था है ये तनाव और तूफान की अवस्था है। इस अवस्था के अंदर बच्चा जो होता है, चूंकि ये बच्चा बहुत सारे हार्मोनल, बहुत सारे फिजिकल, बहुत सारे इमोशनल, बहुत सारे सोशल बदलावों से गुजरता रहता है, इसलिए हर बच्चे को स्पेशल महसूस होता है और उसको ये लगता है कि जो भी घटनाक्रम उसके आसपास हो रहा है उस घटनाक्रम के केंद्र में, या फिर हर जो कुछ भी वो देखता है वो अपने आप को उस सारे घटनाक्रम के केंद्र के रूप में समझता है। उसको लगता है कि दुनिया की धुरी वही है और दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। बच्चा इस एज में जो होता है वो अपने साथियों की बात ज्यादा मानता है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं एक फियर होता है, एक डर होता है कि अगर वो अपने समूह की बात को नहीं मानता है तो वो समूह उसे छोड़ के चले जाएंगे या फिर उसके मित्र उसे छोड़ के चले जाएंगे। ये बहुत सतर्क अवस्था है अभिभावक के लिहाज से, क्योंकि ये वही अवस्था है जो अवस्था बच्चे के भविष्य का निर्धारण करती है। इस अवस्था में ही बच्चा या तो बन सकता है या फिर उसकी स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि इसी उम्र में बच्चा इस तरह की आदतें अख्तियार करता है जो उसे पूरे जीवन प्रसन्नता भी दे सकती हैं। दूसरी तरफ अगर गलत आदतें सीखता है तो ये उसको परेशान भी कर सकती है। स्क्रीन संभवतः आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्क्रीन रोटेट नहीं हो पा रहा है ना रवि जी? नहीं, अभी आपका फर्स्ट स्लाइड वही चाइल्ड साइकोलॉजी यही जो है दिख रहा है। एक मिनट, मैं जरा सा इसको अभी आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं आपको जी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं वो फैक्टर्स दिखा रहा हूं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दो चीजें हैं, हमको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का अंतर समझना होगा। ग्रोथ जो होता है ना, जिसको हम लोग वृद्धि कहते हैं, ये वृद्धि एक निश्चित उम्र तक ही होता है। अब हम लोग जो 28, 30 और 25 साल से ऊपर के लोग हैं, उनके शरीर में बहुत वृद्धि नहीं होगी, उनकी लंबाई जितनी होनी थी हो गई है, इस तरह की जो चीजें थी वो उनकी हो गई। लेकिन इनके विकास का जो क्रम है
ये उस दिन तक चलेगा जब तक ये कब्र में नहीं पहुंच जाता। तो विकास जो है वो सतत और तब तक चलने वाली प्रक्रिया है जब तक कि मानव का अस्तित्व वहां मानव अस्तित्व में है। इसलिए मैंने एक बार इन दोनों शब्दों को अलग अलग कर लिया है। अब ये जो फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनमें पहला होता है हेरिडिटी फैक्टर, जिसको कहते हैं वंशानुगत कारक। अब आप लोगों ने कई सारी चीजें देखी होंगी जिसमें अनुवांशिक रूप से बच्चों के अंदर वो चीजें हो जाती हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जो अनुवांशिक होती हैं, या फिर लंबे पेरेंट्स के बच्चे लंबे होते हैं और छोटे पेरेंट्स के बच्चे छोटे होते हैं। इस तरह कई सारी चीजें दिखती हैं, ये अनुवांशिक फैक्टर्स हैं जो उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। दूसरा होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अब ये जैविक कारक भी कई सारे होते हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। तीसरा होता है इंटेलिजेंस, बौद्धिक क्षमता। अगर बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो सही से हुआ है तो वो चीजों के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर पाता है, इंटरेक्ट कर पाता है, उसकी बुद्धि लब्धि ज्यादा होती है और वो चीजों को ठीक ढंग से समझ पाता है और चीजों और परिस्थितियों के हिसाब से जितना सम्यक रिएक्शन देना है उतना सम्यक अगर रिएक्शन हमने दिया है तभी ये हमारे विकास का पैमाना तय करता है। इसलिए ये इंटेलिजेंस जो होता है ये भी बच्चे के विकास के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। फिर उसके बाद होता है इमोशनल फैक्टर्स, भावनात्मक कारक। और इसके बाद आता है सोशल नेचर, सामाजिक स्वभाव। अब ये जो भावनात्मक जो होता है, जैसे कई बार बच्चा कुछ चीजों से डरता है या फिर कुछ चीजों को लेकर बच्चा बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है या फिर कुछ चीजों के प्रति बच्चा बहुत ज्यादा उदासीन हो जाता है। अब बच्चा कई बार ये जो इमोशनल फैक्टर्स हैं, इससे पहले एक बार इंटेलिजेंस फैक्टर्स पे चर्चा कर लेते हैं फिर इमोशनल फैक्टर्स पे चलेंगे। ये इंटेलिजेंस फैक्टर जो है सिंपली इसमें बच्चे को उसकी रुचि के हिसाब से चीजों को करने देना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे की रुचि जिस चीज में होती है उस चीज में वो अपना 100% दे पाता है और 100% देने की वजह से उसके अंदर उस चीज के लिए समझ बढ़ती है। थोपा जाना जो होता है वो इंटेलिजेंस को प्रभावित करता है। सिंपली आप सोचिए, सचिन तेंदुलकर के पापा ने कहा होता कि बेटा आप गायक बन जाओ, तो क्या सचिन तेंदुलकर जितना बेहतर जितना स्थापित क्रिकेटर बन पाए वो एक उतने स्थापित गायक बन पाते क्या? या फिर सिंपली आप सोचिए, लता दी, उनकी माताजी ने कहा होता कि बेटे तू क्रिकेटर बन जा। है क्या कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उसको मौके देना उनके इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। दूसरा इमोशनल फैक्टर्स, भावनात्मक पक्ष। बच्चा कुछ चीजों से भयभीत हो जाता है, बच्चे को कुछ चीजों से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। बच्चा जो होता है वो कुछ चीजों के बारे में बिल्कुल न्यूट्रल होता है, वो उदासीन रहता है। इन चीजों को भी समझना और उन चीजों को समझते हुए बच्चे को गाइड करना ये बड़ी बात हो जाती है। इसके बाद है सोशल नेचर, ये सामाजिक स्वभाव जो है। कई बार होता है क्या है कि बच्चे को देखने की जो समाज की दृष्टि होती है वो उसके परिवार की आप यूं कह लें कि उसके परिवार की हैसियत, उसके परिवार की जो प्रतिष्ठा है, चाहे वो आर्थिक प्रतिष्ठा हो या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा हो या फिर बौद्धिक प्रतिष्ठा हो, इस हिसाब से देखने की लोगों की नजर बन जाती है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले हम लोग जरा रिकॉल करें उस घटना को, जब लॉकडाउन के दौरान कानपुर में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, बिकरू कांड, जिसमें एक गैंगस्टर था विकास दुबे जिसका एनकाउंटर किया गया। विकास दुबे नहीं पकड़ा गया था, उससे पहले उसका छोटा सा बच्चा तकरीबन 10 साल का बच्चा था जिसको पुलिस ने पकड़ा था। अब उस बच्चे को उदाहरण के तौर पर अगर हम देते हैं और उस बच्चे के साथ पुलिस का जो बिहेव था और मीडिया ने जिस तरीके से उसके साथ बिहेव किया था उस बच्चे के साथ, उससे बच्चे के विकास पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उससे बच्चे का विकास बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए प्रयास ये करना कि कक्षा कक्ष में जो बच्चे आते हैं, जो बच्चे हमारे
स्कूल में आते हैं, उन बच्चों का जो सोशल नेचर होता है उसकी पहचान करना और उनको उसके जो पेरेंटल इफेक्ट्स हैं उससे मुक्त कराकर उनको एक सामान्य परिस्थिति देना और उनको विकास के लिए सामान्य माहौल देने के लिए तैयार। अब हम लोग आते हैं सीधा निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर। कंक्लूजन ये हो जाता है कि ये महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देने योग्य है कि विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो विकास की अवस्थाएं ही हमें विकासात्मक मनोविज्ञान को समझने में मदद करती हैं। विकास के समान चरणों वाले जो लोग होते हैं वो समान मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। मतलब 7 से 11 साल की उम्र का आप कोई भी बच्चा उठाइए, कुछ मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होंगी जो हर बच्चे में कॉमन मिल जाएंगी। तो क्या है कि विकास के समान चरणों वाले लोग जो होते हैं वो समान मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि विकास की जो अवस्थाएं हैं वो विकास की अवस्थाएं हमें विकासात्मक मनोविज्ञान समझने में मदद करती है। धन्यवाद। आप में से अगर कोई कुछ इस बारे में जो मैंने आपको बताया है इस बारे में किसी तरह की चर्चा, किस तरह का प्रश्न करना चाहें तो फिर हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए, आप में से किन्हीं को कोई प्रश्न नहीं है, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू रवि जी। रिसोर्स पर्सन महोदय, आपके द्वारा जो भी बताया गया उसका अनुसरण हम करेंगे। आग्रह है आपसे कि यह सेशन चूंकि 1 घंटे का है और 11:15 से यह सेशन शुरू हुआ है तो 12:15 तक चले, इसके लिए संभव हो सके तो और ज्यादा मार्गदर्शन इस विषय को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपके प्रश्न आमंत्रित किए थे। कंक्लूजन जो मेरा था वो कंक्लूजन ये था कि अभी हमने ये विकास के जितने चरणों की समीक्षा की है, जिस विकास के जिन चरणों के बारे में बात की, विकास के ये जो चरण हैं, विकास की ये जो अवस्थाएं हैं, ये हमें विकासात्मक मनोविज्ञान को समझने में मदद करती है। अब ये हमें विकासात्मक मनोविज्ञान को समझने में मदद करती है तो जाहिर सी बात है कि इनको बहुत ही ढंग से समझना पड़ेगा, तभी जाकर हम बच्चे के विकास को समझ पाएंगे और उनके विकास में अपना सहयोग सुनिश्चित कर पाएंगे। इस कारण मैं एक बार पुनः विकास की जो अवस्थाएं हैं, विकास की अवस्थाओं को एक बार पुनः मैं आपके सामने चर्चा कर लेता हूँ। ये विकास की 6 अवस्थाएं होती हैं बच्चों की। एक जो पहली अवस्था होती है पेरेंटल जो होता है, जिसको हम लोग प्रसव पूर्व की अवस्था कहते हैं। ये प्रसव पूर्व की अवस्था में मैंने आपको बताया है कि बच्चा माता के गर्भ में ही ध्वनि और उसका पैटर्न समझने लग जाता है, ध्वनि को सुन भी सकता है और याद करने की भी कैपेसिटी रख लेता है। ध्वनि को याद करने की कैपेसिटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। अब ध्वनि को याद करने की कैपेसिटी डेवलप होने का मतलब है कि बच्चा गर्भ के अंदर ही चीजों को सुनता है और उन चीजों को लेकर वो रिएक्शंस क्रिएट कर लेता है। दूसरी जो अवस्था होती है इन्फेंसी की अवस्था होती है। इस अवस्था के बारे में भी हमने चर्चा किया था। इस अवस्था के बारे में अगर आप में से कुछ दोबारा से पूछना चाहें तो इस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, नहीं फिर मैं एक बार फिर से इस अवस्था के बारे में चर्चा कर देता हूँ कि इस अवस्था जो होती है ये 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। और इस अवस्था के अंदर 0 मतलब क्या है कि बच्चा जिस दिन से पैदा होता है उस दिन से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है ये इन्फेंसी की अवस्था होती है, अर्थात ये प्रारंभिक अवस्था होती है। और इस अवस्था में
बच्चा जो है वो अपनी इंद्रियों से सीखता है, वो स्पर्श को फील करता है। वो मैंने बताया ना कि बच्चों की आदतों में ये चीजें आती हैं कि उसके हाथ में जो कुछ भी मिलता है, उसके आसपास जो कुछ भी मिलता है, वो पकड़ के अपने मुंह तक ले जाता है और वो मुंह से उन चीजों को सेंस करने की कोशिश करता है। और इसी उम्र के दौरान बच्चा एक आध दो शब्द बोलना सीखता है और ये वही उम्र है जिस उम्र में बच्चे के अंदर जो विकास होता है वो सबसे तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में जो विकास होता है उतना तीव्र विकास बच्चे का किसी अन्य अवस्था में नहीं होता है। और ये वही अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे को सबसे ज्यादा अपनत्व और प्रेम की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में बच्चा संदेह भी करता है और विश्वास भी करता है। इसलिए इस अवस्था को संदेह और विश्वास की भी अवस्था इसको कहते हैं। तीसरी अवस्था जो है चाइल्डहुड। इस चाइल्डहुड की जो अवस्था है जिसको हम लोग बचपन की अवस्था कहते हैं, हालांकि इसको बाद में कैटेगराइज किया गया और इसमें दो इसके पार्ट्स को लेके हमने आज यहाँ चर्चा की है। एक अर्ली चाइल्डहुड है और लेटर चाइल्डहुड। इन दोनों की हम लोग दोबारा से चर्चा करेंगे। इससे पहले ये चाइल्डहुड जो है एक बार इस पर फिर से चर्चा करें। ये चाइल्डहुड जो होता है ये वही अवस्था होता है जिस अवस्था में बच्चे का समाजीकरण होता है। और ये एक महत्वपूर्ण अवस्था है क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे के अंदर भाषाई समझ का विकास होता है। इस अवस्था में बच्चा जिस भाषा के शब्दों को सुनता है उस भाषा के शब्दों की समझ उसके अंदर डेवलप हो जाती है। अब इसका जो पहला पार्ट होता है अर्ली चाइल्डहुड, इसके बारे में हम लोगों ने एक बार बात कर लिया है कि ये 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था है। और यहाँ इस अवस्था में जो 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा भाषाएं सीखता है। और इसलिए चूंकि ये बच्चा इस उम्र में भाषा सीखता है, ये अवस्था उसके लिए बच्चे के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ये प्री स्कूल का एज होता है, प्री गैंग का एज होता है और प्ले एज भी कहते हैं क्योंकि इस अवस्था के दौरान बच्चा जब भी खेलता कूदता है तो इस खेल कूद से बच्चे के अंदर भाषा का भी विकास होता है। बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन का जो स्किल होता है, बातचीत करने का, लोगों से इंटरैक्ट करने का जो स्किल होता है, क्योंकि जब बच्चा इस एज में चीजों के साथ इंटरैक्ट करता है तब उसको चीजों के बारे में समझ की आवश्यकता पड़ती है एंड इसके लिए एफर्ट्स डालता है। और जब एफर्ट्स डालता है तो उस एफर्ट्स को डालने के लिए ये बच्चा भी उसी तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग, जिस भाषा के शब्दों का प्रयोग इसके साथ होता है, वो उस तरह की भाषा को समझने लगता है और उसी भाषा का प्रयोग से ये बच्चा चीजों के साथ इंटरैक्ट करना शुरू करता है, लोगों के साथ इंटरैक्ट करना शुरू करता है। और इस एज में बच्चा थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है और ये एक्टिव होकर इंटरैक्शन करता है। और खेल के दौरान इसके अंदर कई सारे मानसिक विकास के भी चांसेस बनते हैं, साथ ही साथ शारीरिक विकास के भी चांसेस जो यहाँ हैं बनते हैं। क्योंकि ये प्ले एज भी होता है और इस एज में बच्चे खेल के साथ बच्चे का विकास होता है, इसलिए प्ले स्कूल्स जो होते हैं उसमें कई सारे इक्विपमेंट्स और कई सारे तकनीकें, कई सारे तरीके ढूंढे जाते हैं जिससे कि खेल खेल में ही बच्चों का विकास किया जाए, बच्चों को कुछ शब्द सिखाया जाए, बच्चों को उसके शरीर के अंगों के बारे में जानकारी दी, तमाम तरह के जो यत्न है वो यत्न इसी उम्र के दौरान बच्चे पर किए जाते हैं।
ताकि बच्चा शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पूरी तरह से अडॉप्ट करने की स्थिति में आ जाए। एक प्रश्न था रिसोर्स पर्सन महोदय जी कि जैसा कि बाल मनोविज्ञान को इस तरह से जो है 4 भागों में जो विभाजित किया गया है, उसमें जन्म से 2 वर्ष की जो आपने चर्चा की, जिसमें संवेदीगामक अवस्था जो कही जाती है, तो इस अवस्था में, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में ऐसा बहुत सारे ऐसे चाइल्ड साइकोलॉजिकल जो भी हमारे सिद्धांतिक व्यक्ति हैं, वो उनके द्वारा कहा गया है कि जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, उसी में पूर्णतः जो है बच्चे का जो दिमाग होता है वो पूरी तरह से डेवलप होता है, और उसे क्या आगे जो है करना है या क्या बनना है वो उसी में तय हो जाती है। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, जन्म से 2 वर्ष की जो आयु होती है, इस बीच हम बच्चे को किस प्रकार का माहौल दे, किस प्रकार से क्या उसको में मतलब जो है उसको उसके साथ कर सकते हैं, जिससे कि हमें वो बच्चा जो है आगे जा करके जो है बहुत अच्छा करे, मतलब जो है एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति वो बने, एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण हो उसमें। और हम कैसे समझ सकते हैं इस चीज को कि जन्म से 2 वर्ष, इस समय की अवस्था तो बिल्कुल बाल्य अवस्था होती है, लेकिन कैसे जो है इस समय किस किस प्रकार के समीगामक अवस्थाएं जो है होती है, मतलब क्या क्या इसमें जो है इस समय होता है? जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। लेकिन थोड़ा सा करेक्शन मैं यहाँ करूँ कि बच्चों के मस्तिष्क का जो विकास होता है, वो विकास 5 वर्ष तक, मतलब 2 के बाद और 3 वर्ष और 5 वर्ष तक की अवस्था में 90% विकास हो जाता है उसके मस्तिष्क का, ऐसा माना जाता है। ये 0 से 2 वर्ष तक की जो अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो पहला काम ये करता है कि अपने नेटिव लोगों के साथ ये इंटरैक्ट करता है। इस अवस्था में मैंने आपको बताया था कि बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है। ये बच्चा उस समय रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन चीजों को समझना शुरू कर चुका होता है। तो हम लोग वो सारे एफर्ट्स डालने चाहिए जिन एफर्ट्स से बच्चा रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन चीजों को फील कर सके। जैसे आप देखिएगा कि इस एज में बच्चे को कुछ मीठा खिलाइएगा तो बच्चा जी बहुत हिलाता है, लेकिन बच्चे को कुछ खट्टा खिलाइए या फिर नींबू इमली वगैरह खिला के देखिए, बच्चे के मुंह का रिएक्शन देखिएगा। होता क्या है कि इसी एज में बच्चा जो होता है वो बोलने का प्रयास करता है, बोलना सीखने का प्रयास करता है। तो इस दौरान बच्चे के आसपास अच्छे शब्दों का प्रयोग करना और कि बच्चा शब्द को बोलना सीख पाए। दूसरा क्या है कि जन्म के बाद सबसे ज्यादा परिवर्तन, सबसे तेजी से परिवर्तन वाला जो उम्र होता है, ये यही उम्र होता है। इस उम्र में एक और चीज बच्चे के साथ होती है कि बच्चा इसमें लोगों पर संदेह करना शुरू करता है या फिर विश्वास शुरू कर देता है। और ऐसा नहीं है कि ये संदेह या विश्वास बच्चे का ये स्थायी होता है। इसलिए बच्चा कभी किसी पर विश्वास कर भी सकता है और तुरंत उसी पर अविश्वास कर सकता है। किसी की गोद में जाके तुरंत बहुत हंस सकता है और अचानक से वो बहुत ज्यादा रोने भी लग सकता है। इसलिए इस उम्र में ऑल द व्हाट वी कैन डू इज टू लव द चाइल्ड। ऐसा स्वाभाविक रूप से देखा जाता है, हम सभी के बीच जो है देखा जाता है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि किसी के गोद में चले जाते हैं, ठीक है, किसी के साथ मिलजुल लेते हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि काफी ज्यादा जो है उन्हें समय लगता है घुलने मिलने में। ये छोटी अवस्था की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच आयु वाले बच्चों के। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या कारण क्या हो सकता है ऐसे? क्या ऐसा कुछ है क्या कि बच्चे के जन्म के बाद में उसको इस प्रकार का माहौल कुछ दिया गया, या कुछ ऐसी गलतियां की गई जिसकी वजह से बच्चे का आचरण इस प्रकार से बन गया छोटी अवस्था में ही? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि बच्चा जो होता है वो रूप, रस, गंध, स्पर्श से सीखता है। बच्चे के आसपास बहुत तेज आवाज, बहुत तेज प्रतिक्रियाएं, जो चीज बच्चा देखने का आदी नहीं है, क्योंकि बच्चा
इस दौरान रूप, रस, गंध और स्पर्श से ही सीखता है। यहाँ रूप को कोट कर रहा हूं मैं कि बच्चा जिस तरह का रूप देखने का आदी है, क्योंकि उस उम्र के बच्चे बहुत ज्यादा लोगों से तो इंटरेक्ट करते नहीं है। वो अपनी माँ के रूप को पहचानता है, वो उसके साथ रहने वाले पिता के रूप को पहचानता है, वो अपने साथ भाई बहनों के रूप को पहचानता है। तो उन लोगों के साथ वो उन लोगों पर विश्वास करना शुरू कर चुका होता है। कई बार होता क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ अगर हम लोग बहुत नॉर्मली पेश आ जाता है, बहुत प्यार से पेश आ जाता है और बहुत सारे लोग रोज उस बच्चे से मिलते हैं, तो वो बच्चा जो होता है वो अलग अलग लोगों पर विश्वास करता है और उसको स्पर्श या फिर बहुत तेज आवाज या फिर बाकी जो चीजें होती हैं उस तरीके से उसको भय नहीं होता है, सिक्योर्ड महसूस करता है। वो बच्चा सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है। तो होता है क्या है, रैंडम पीपल के साथ भी वो बच्चा सहज महसूस कर लेता है। लेकिन अगर कोई बच्चा लिमिटेड लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहा होता है, लिमिटेड चीजों के साथ इंटरैक्ट कर रहा होता है, तो उसके जो क्या कहेंगे स्मृति पटल जो होता है उसका, उसके स्मृति पटल पर कुछ खास ही रूप अंकित होते हैं, कुछ खास तरह की ध्वनि ही अंकित होती है, जिसके कारण उससे अलग जो रूप या फिर ध्वनि उसको जैसे ही मिलती है, वो बच्चा उससे रिएक्ट करना शुरू करता है और वो बच्चा उस पर अपने आप को सिक्योर्ड महसूस नहीं करता है और फिर बच्चा रोने लगता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी किसी का प्रश्न हो तो कृपया जो है आप पूछ सकते हैं। हम लोग है किन्हीं का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, हम लोग चर्चा कर रहे थे जी नमस्कार। जी नमस्ते। हाँ, एक प्रश्न है कि जैसे कि बात हो रही थी कि 0 से 2 ईयर के जो बच्चे हैं, तो रवि जी ने एक प्रश्न किया कि हम कैसे माने उसको पहचान सकते हैं कि ये बच्चा की एक्टिविटी को, कि यह बच्चा माने क्या करना चाहता है आगे चल करके, जैसे आप बता रहे थे ना कि हम उसके लिए क्या करें। हाँ हाँ, देखिए इस उम्र में बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने अंगों से ही रिएक्ट करता है, अपने अंगों से ही सीखने का प्रयास करता है, क्योंकि इससे ज्यादा उसके अंदर कुछ विकसित हुआ नहीं होता है। तो अब बच्चा जब अपने अंगों से सीखेगा तो 10 अंग होते हैं जो सीखने की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। जैसे हमारी ज्ञानेंद्रियां जो है, बच्चा क्या करेगा, कान से सुनेगा, मुंह से बोलेगा, अपने हाथ से अपने स्किन से स्पर्श करेगा। तो इस दौरान क्या करना कि बच्चों को अलग अलग तरह की चीजों को टेस्ट करवाना, अलग अलग तरह के, देखिएगा इस उम्र में बच्चों को लोरियां सुनाई जाती थी बहुत ज्यादा, बचपन पहले के जमाने में बच्चों को अलग अलग तरह के फिजिकल एक्सरसाइजेस करवाए जाते हैं, बच्चों को अलग अलग तरह के तरीके से डील किया जाता है, जिससे कि वो जो रूप, रस, गंध और स्पर्श है वो उसको अल्टरनेटिव मिलता रहे। और इस कारण बच्चा मैक्सिमम चीजों के साथ कनेक्ट होता है और मैक्सिमम सर्फ करता है। और बच्चा जितना सर्फ करेगा उसके अंदर उतना ही विकास होगा। ये जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है ना, इस अवस्था के अंदर बच्चे के लिए के भीतर ये संकल्प नहीं जगता है कि उसको भविष्य में क्या करना है। इस दौरान बच्चा वर्तमान में ही अपने अंगों से ही, अपने इंद्रियों से ही चीजों को सीखता है, उनको फील करता है और उसी के हिसाब से वो रिएक्ट करना सीखता है, वो बोलना सीखता है। बच्चों का आप देखिएगा, कई बार आप बच्चों के सामने सीटी बजाते हैं तो बच्चा हंसता है, क्योंकि वो सीटी की जो ध्वनि है उसको अच्छी लगती है और वो सीटी की ध्वनि पर वो हंसना शुरू करता है। उसी तरीके से अगर बच्चे को आप बहुत प्यार से बात करते हैं, बच्चे के सामने तेज चिल्ला के आप बोलना शुरू करिए। जब आप बच्चे के सामने तेज चिल्ला के बोलना शुरू करेंगे तो उसके अंदर फियर, डर बढ़ता है, तो बच्चा फिर वो रोने लगता है। तो हमको अवॉइड करना चाहिए किसी छोटे बच्चे के सामने चिल्लाना। हर वो चीज बच्चे को बहुत ढंग से ऑब्जर्व करना, और हर वो चीज जो चीज बच्चे के अंदर असुरक्षा या फिर डर की स्थिति पैदा करती है, उन सारे चीजों को अवॉइड करना। और बच्चे को इस उम्र में सिर्फ और सिर्फ
अपनत्व और प्रेम महसूस करवाना, यही वो सारा कुछ है जो इस उम्र के बच्चे के सहयोग के लिए हम कर सकते हैं। एक और प्रश्न है, मेरा अंतिम प्रश्न है यह। बुद्धि लब्धि की हम बात करते हैं, आईक्यू की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज तो बुद्धि लब्धि को, आईक्यू को जो है कृपया करके डिफाइन किया जाए। और दूसरी चीज कि एक प्रश्न है इसी में कि अगर एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है? तो ये बुद्धि लब्धि का जो मापन है, जो निर्धारण है, ये किस प्रकार से होता है? और बच्चे की उम्र के अकॉर्डिंग, जो उसकी उम्र है उसके अकॉर्डिंग उसकी आईक्यू हो, इसके लिए हम क्या क्या जो है प्रयास कर सकते हैं, क्या करना होगा? चलिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले जो ये हम लोग समझ लेते हैं कि ये बुद्धि लब्धि क्या है, फिर आपका प्रश्न लेंगे और फिर उस प्रश्न को फिर मैं काउंटर करूंगा। ये बुद्धि लब्धि जो है ना, या फिर इंटेलिजेंट क्वोशेंट जिसको कहते हैं, ये कई अलग अलग मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त एक कैलकुलेशन है, जिस कैलकुलेशन से किसी के बौद्धिक स्तर का आकलन किया जाता है। आईक्यू जो होता है ना, ये आईक्यू जो टर्म है, इस टर्म की उत्पत्ति जो हुई है ना, वो एक जर्मन वर्ड से हुई है जिसका नाम है इंटेलिजेंट क्वोशेंट। और इसका पहली बार जो प्रयोग था वो जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने 1912 में किया था। और 20वीं शताब्दी में अल्फ्रेड बाइनेट और सिमोन द्वारा प्रस्तावित पद्धतियों के लिए किया था इन्होंने, जो कि आधुनिक बच्चों के बौद्धिक परीक्षण के लिए अपनाया गया था। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे तौर पर कि ये आईक्यू को समझ कैसे सकते हैं। बौद्धिक स्तर की गणना को रुग्णता और मृत्यु दर, अभिभावकों की सामाजिक स्थिति और काफी हद तक पैतृक बौद्धिक स्तर जो होता है, इन कारकों के साथ जोड़ के देखा जाता है। और जबकि उसकी विरासत जो है वो लंबे समय से, मान लीजिए कोई बच्चा जो है उसकी अगर आईक्यू को आप कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले तो आईक्यू कैलकुलेट करने के लिए जो मेजर्स है, उन आईक्यू कैलकुलेट करने के मेजर्स को हमको समझना पड़ेगा। फिर हम लोग आईक्यू कैलकुलेट आपकी आवाज नहीं आ रही है श्रीमान। जी 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 हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि बुद्धि लब्धि क्या है, और बुद्धि लब्धि की परिभाषा पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये सिंपल भाषा में हम लोग अगर बात करें ना, तो ये बुद्धि लब्धि जो है, ये बुद्धि को मापने का एक तरीका है। बुद्धि लब्धि द्वारा किसी इंसान की बुद्धि को परिभाषित किया जा सकता है कि वो किस बुद्धि का है। अब बुद्धि को मापने के लिए चूंकि ये बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया जाता है, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है, इस सूत्र के बारे में हम बताते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र में ये होता है कि मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु करते हैं। कवि जी, जो आपका जो प्रश्न था, आपका प्रश्न क्या था कि बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष है और उसकी शारीरिक आयु 12 वर्ष है, यही नहीं प्रश्न था ना? मेरा प्रश्न था, अगर किसी बच्चे का मानसिक आयु जो है 12 वर्ष है, मानसिक आयु 12 वर्ष है, जी, ठीक है, शारीरिक आयु जो है वह 10 वर्ष है, तो उसकी ठीक है। बुद्धि लब्धि क्या होगी? मानसिक, अब मैं आपको यह सिद्धांत समझा देता हूं जिस सिद्धांत के तहत इसको निकाला जाता है।
जी इसमें बुद्धि लब्धि इक्वल टू मेंटल एज बाय रियल एज इनटू 100 किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि उस बच्चे की मानसिक आयु आपने बताया 12 वर्ष, ठीक है, और उस बच्चे की शारीरिक आयु आपने बताया 10 वर्ष। तो 12/10 गुने 100 करना होगा, ठीक है, और फिर उसका आईक्यू जो होगा इस हिसाब से 120 हो जाएगा। एक बार और रिपीट कीजिए श्रीमान। बुद्धि लब्धि आईक्यू इक्वल टू जो होता है वो आईक्यू इक्वल टू होता है मेंटल एज बाय ये जो आपकी वास्तविक आयु जो होती है एक्चुअल एज उसका जो होता है इनटू 100। मानसिक उम्र बट्टा वास्तविक उम्र गुने 100, ये बौद्धिक लब्धि का सूत्र होता है, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। तो अगर उस बच्चे का मेंटल एज 12 वर्ष का है तो 12/10, चूंकि उसका जो वास्तविक उम्र है वो 10 वर्ष है, तो 12/10 गुने जब 100 आप करेंगे तो उस बच्चे का बुद्धि लब्धि जो होगा वो आ जाएगा 120 का। क्लियर हुआ रवि जी? जी बिल्कुल क्लियर हो गया जी, धन्यवाद। एक इसमें ये था क्या, इस बुद्धि लब्धि को बढ़ा या बुद्धि लब्धि में किंडरगार्टन जो विधि होता है यानी जो खेल विधि होता है, क्या ये सहायक होगा? बिल्कुल, ये मैं बता रहा हूँ इस बारे में। हम लोग थोड़ा सा अगर इसको अगर समय दें आप तो मैं इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। जी बिल्कुल। ये बुद्धि लब्धि जो है ना, ये बुद्धि लब्धि आईक्यू जो होता है उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, और ये बढ़ाए घटाए जाने के लिए कई सारे तरीकों का इस्तेमाल आज के समय में किया जाता है। सामान्य व्यक्ति जो होता है उसकी बुद्धि लब्धि 90 से लेके 110 के बीच होती है, ठीक है ना, और 90 से लेकर 110 के बीच ये होती है। और इसको बढ़ाने के लिए कई सारे तरीके के मेंटल एक्सरसाइजेज हैं, जैसे वो जो स्क्वायर वाला जो गेम होता है वो स्क्वायर वाले गेम से होता है। फिर बच्चों को अलग अलग तरह के खेल सिखाए जाते हैं जिस खेल के साथ उसको चीजों को याद रखना पड़ता है। जैसे हम लोग बच्चों को वर्ड मीनिंग का गेम्स खिलाते हैं, तो उस वर्ड मीनिंग्स के गेम्स में बच्चे कई सारे वर्ड मीनिंग्स याद करते हैं। फिर बच्चों को रैंडम कुछ चीजों पर रिएक्शन देने के लिए कहा जाता है, कुछ चीजों को चुनने के लिए कहा जाता है। तो इस तरीके से जब बच्चा लगातार चीजों के साथ इंटरेक्ट करता है, नई नई चीजों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि चीजों को तुरंत अडॉप्ट करने की कैपेसिटी बढ़ती है। और तुरंत चीजों को अडॉप्ट करने की कैपेसिटी बढ़ना मतलब उसके बुद्धि लब्धि का बढ़ना। तो कई सारे प्रैक्टिसेस हैं जो प्रैक्टिसेस बुद्धि लब्धि को बढ़ा सकते हैं। अब ये बुद्धि लब्धि जो है ना, 140 से ऊपर जिसकी बुद्धि लब्धि होती है, ऐसे लोग 1% लोग ही मात्र इस दुनिया में होते हैं, और इन लोगों को प्रतिभाशाली लोगों की सूची में रखा जाता है। फिर 120 से 140 के बीच जिनकी बुद्धि लब्धि होती है, ये लोग 5% होते हैं, और इनको प्रखर या फिर उत्कृष्ट लोगों की श्रेणी में रखा जा सकता है। फिर 110 से 120 जो बुद्धि लब्धि होती है, उस बुद्धि लब्धि के लगभग 14% लोग होते हैं, इन लोगों को श्रेष्ठ कहा जाता है। और मैंने आपको बताया है कि 90 से 110 तक की बुद्धि लब्धि जो है, ये सामान्य या फिर औसत बुद्धि लब्धि के लोग हैं, जो कि 60% लोग होते हैं। मंद बुद्धि जो लोग होते हैं वो 14% होती है उनकी आईक्यू लेवल। वो 80 से 90 के बीच जो होते हैं वो मंद बुद्धि में आते हैं। उसके बाद फिर क्षीण बुद्धि के लोग आते हैं, जिनकी जो आईक्यू होती है वो 70 से 80 के बीच होती है। हाँ, अब आप जब आईक्यू बढ़ाने की बात करते हैं तो अब आप क्षीण बुद्धि के आईक्यू को बढ़ाकर सीधे प्रतिभाशाली की श्रेणी में लेना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, और इसमें काफी डेडिकेटेड एफर्ट्स की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन औसत से श्रेष्ठ की तरफ बढ़ने के लिए बहुत एफर्ट की जरूरत नहीं होती है, बस कई सारे छोटे छोटे प्रयास जो हैं, वो प्रयास उनको सामूहिक कई सारे छोटे छोटे प्रयास उसकी बुद्धि लब्धि को बढ़ा के अपग्रेड और अपडेट कर सकते हैं।
हम विद्यालय में इस प्रकार के कौन कौन से जो है क्रियाकलाप कर सकते हैं? विद्यालय में आप बच्चों को, हाँ कुछ कह रहे थे? जी, विद्यालय में हम कक्ष में ड्यूरिंग द आवर पीरियड्स हम क्या ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जिनसे जो है बच्चों के आईक्यू पे अच्छा प्रभाव पड़े, उनकी आईक्यू बढ़ाने का काम करें? हाँ, छोटे बच्चों के लिए अगर ये कहें तो श्रुति लेख आप करवाते हैं, बच्चा सुनता है और सुन के तुरंत लिखता है। फिर दूसरा, आप बच्चों को एक ही तरह के, एक ही ओरिजिन से कई सारे वर्ड्स आप दे सकते हैं। जैसे आपने किसी बच्चे को खड़ा किया और उसको कहा कि ए से आप 50 वर्ड मुझे बताइए, ए से आप 20 वर्ड मुझे बताइए, ए से आप 30 वर्ड बताइए। तो इस तरीके से क्या करता है कि बच्चा चीजों पर जोर डालता है। और श्रुति संभिन्नार्थक शब्द या फिर इस तरह के कई सारे क्रियाकलाप है, जो क्रियाकलाप बच्चों को इस बुद्धि लब्धि को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। कक्षा कक्ष में पढ़ने के दौरान आप बच्चे को स्थान का नाम पूछिए। अब वो इस स्थान का नाम पूछिए, जैसे आप किसी बच्चे को भूगोल पढ़ा रहे हैं और भूगोल पढ़ाते समय आप मान लीजिए खाद्यान्न पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि अच्छा बताओ, ये कपास जो होता है वो कहाँ कहाँ कपास की खेती विशेष रूप से की जाती है? कपास जो आर्थिक गतिविधियों के लिए कपास का उपयोग होता है, उसके लिए आर्थिक गतिविधियों के लिए उपयोग होने के लिए कपास भारत में सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जा सकता है? इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो एक ही पॉइंट से कई सारे पॉइंट्स निकल रहे, रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, उनकी आप एक सीरीज बना सकते हैं और उस सीरीज से भी बच्चे को एक जवाब और उस जवाब से दूसरा सवाल उठा के फिर तीसरा सवाल, इस तरीके से आप सीरीज ऑफ क्वेश्चंस के साथ भी बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही मैंने बताया था कि कुछ बच्चों के लिए वर्ड गेम्स जो हैं वो भी हो सकता है। आप पजल्स दे सकते हैं, सुडोकू वगैरह जो है उसका भी कक्षा कक्ष में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को शॉर्टकट कीज वगैरह जो है उनके बारे में बता सकते हैं। कई सारी चीजें हैं जो कक्षा कक्ष के दौरान छोटी छोटी एक्टिविटीज करके ये आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स किए जा सकते हैं। ये जो आईक्यू लेवल की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इस आईक्यू लेवल में क्या ऐसा है क्या कि किसी खास उम्र तक ही हम एफर्ट लगा करके बच्चे की आईक्यू को बढ़ा सकते हैं? ऐसा कुछ है? देखिए, है क्या कि शारीरिक और मानसिक वृद्धि की एक सीमा तय होती है। तो उस सीमा के बाद, जैसे मान लीजिए कि आईक्यू लेवल जहां तक है, बौद्धिक क्षमता है आईक्यू लेवल, ये आईक्यू लेवल जो है मस्तिष्क की अवस्था है। अगर मस्तिष्क आपका लंबे समय तक इनएक्टिव मस्तिष्क है और फिर आप उसको एक्टिव करके आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, तो थोड़ा ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन लगातार वो मस्तिष्क, एक्टिव मस्तिष्क है, बच्चा का जो मस्तिष्क है वो लगातार सीखने सिखाने के प्रोसेस में वो लगातार रहता है। इसलिए बच्चे के आईक्यू लेवल को इंटीग्रेट करना और उसको इम्प्रूव करना, ये ज्यादा आसान प्रक्रिया है रादर वयस्क मस्तिष्क को अपग्रेड एंड अपग्रेड करने की। जी बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारे जो है, अभी तो और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, परंतु जो है यह 1 आवर की सेशन थी और इसके बाद भी जो है अनदर सेशंस हैं, इसलिए जो है समय के अभाव में बहुत से प्रश्न जो है रह गए हैं और हमारे बहुत से ऐसे आचार्य जी और दीदी जी जुड़े हुए हैं जिनके प्रश्न बाकी रहेंगे। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि फिर आगे भी आपका सत्र मिल पाए जिसमें जो है बहुत सारे शंका समाधान जो है हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप सबों को भी। सबको नमस्कार। नमस्कार।